गुड इवनिंग फ्रेंड्स। कल हमने जो है सिंधु वैली सिविलाइजेशन जो है हड़प्पा सिविलाइजेशन उसके बारे में कुछ जानकारी ली। मैं एमपीपीएससी मेंस की क्लासेस ले रहा हूँ हिस्ट्री की, और कल अपन ने पहली एक लेक्चर जो है उसका कंप्लीट कर लिया। कल कुछ चीज़ें छूट गई थी, जैसे कि मैं आज ये लेके आया हूँ। इसमें ये चैप्टर मेरे को पढ़ाने का जो सिलेबस पढ़ाने का जो मेरा तरीका है वो ये रहेगा। मतलब मैं सबसे पहले इंडस वैली सिविलाइजेशन पढ़ूंगा। इंडस वैली सिविलाइजेशन में मेनली जो बेसिक फैक्ट होते हैं, जो लोकेशन है, जो साइट्स मिली है, उसके जो बेसिक फैक्ट्स है, हड़प्पा हो गया, मोहनजोदारो हो गया, धोलावीरा हो गया, कालीबंगा हो गया, चंदुआर हो गया, जितने भी लोथल हो गया, उनके सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट अपन ने कल डिस्कस किए थे। अब कुछ साइट्स और बची है, उसके आगे अपन देखेंगे। तो मेरा पढ़ाने का प्रोसेस ये रहेगा कि सबसे पहले टॉपिक उठाएंगे, उसकी बेसिक डिटेल जितनी भी है, बेसिक फैक्ट जितने भी है वो अपन देखेंगे टॉपिक वाइज। उसमें एक इम्पोर्टेंट चीज़, उसमें एमपीपीएससी प्री भी कवर हो जाएगा और मेंस तो कवर होगा ही, क्योंकि मैं पूरा सिलेबस डिज़ाइन ही मेंस के हिसाब से किया है। इसके बाद आपको कुछ करना नहीं है। मैंने जितने भी स्लाइड्स मतलब मैंने उठाई है, तो वो जितनी भी स्लाइड्स मैं आपको दे रहा हूँ उसमें 3 मार्क्स और 5 मार्क्स के क्वेश्चन इजीली आपके आ सकते हैं। और मैंने बताया है कि 3 मार्क्स के क्वेश्चन, 5 मार्क्स के क्वेश्चन कल भी अपने डिस्कस किए कौन कौन से आ सकते हैं, उसको कैसे अपने को हैंडल करना है। तो जब ये इंडस वैली सिविलाइजेशन चालू होगा तो इंडस वैली सिविलाइजेशन में अपन ने कल साइट्स वगैरह कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स पढ़े, उसी के साथ अपन उन चीज़ों पे फोकस करेंगे। इंडस वैली सिविलाइजेशन का सोशल स्टेटस क्या था, वहाँ पे सोशल सिस्टम क्या था, कलर सिस्टम क्या था, वुमेन्स की कंडीशन क्या थी, रिलीजियस प्रैक्टिसेस वहाँ पे भगवान वगैरह जो भी पूजा पाठ ये सब चीज़ें जो होती है वो सब सोशल सिस्टम्स में आती है, तो वो वहाँ पर क्या क्या फॉलो होते थे। उसके बाद अपन देखेंगे पॉलिटिकल सिस्टम वहाँ पे क्या था, वहाँ का एडमिनिस्ट्रेशन क्या था, वहाँ का एडमिनिस्ट्रेशन क्या था। एक मिनट, हाँ ठीक है, ठीक है, ओके ठीक है। तो पॉलिटिकल सिस्टम वहाँ पे क्या था, इकोनॉमिकल सिस्टम वहाँ पे क्या था, इकोनॉमिक्स मतलब वहाँ का व्यापार वगैरह चलता था, तो वो किस प्रकार से चलता था। तो अपन देखेंगे कि वहाँ पे कॉइन्स क्या थे, सील्स के बारे में, वहाँ का ट्रेड सिस्टम क्या था, ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम क्या था, पोर्ट्स क्या था, एग्रीकल्चर, इंपॉर्टेंट सिटीज़ कौन कौन सी थी जो इकोनॉमिक्स में वहाँ पर काम करती थी। उसके बाद अपन वहाँ पर कल्चरल सिस्टम को देखेंगे, वहाँ पर पेंटिंग, स्कल्पचर, आर्ट, एजुकेशन, टेक्नोलॉजी, लिटरेचर वगैरह, इन सारे के बारे में बात करेंगे। और कुछ फॉरेन ट्रेवलर्स अगर उस समय आए हों और कुछ इंपॉर्टेंट पर्सन, इन सब के बारे में अपन जो है इंडस वैली सिविलाइजेशन को इस प्रकार से कवर करेंगे, ये इस प्रकार से, ठीक है। अगर इंडस वैली सिविलाइजेशन कंप्लीट हो जाता है, फिर जो दूसरा टॉपिक पढ़ेंगे अपन वो वैदिक पीरियड पढ़ेंगे, वैदिक एज जिसको बोलते हैं। वैदिक एज में भी 2 चीज़ें आती है, एक प्री वैदिक या वैदिक पीरियड और एक आता है पोस्ट वैदिक पीरियड। जो प्री वैदिक या वैदिक पीरियड होता है उसमें ऋग्वेद मेनली होता है, और ऋग्वेद के समय का जो है अपन वो पीरियड देखेंगे। उसके बाद वाले पीरियड को जो बचे हुए 3 जो सामवेद है, अथर्ववेद है, यजुर्वेद है, उस पीरियड को अपन पोस्ट वैदिक पीरियड बोलते हैं। क्योंकि ये जो पीरियड है ना, ये लगभग 2000 साल चली है, ये सभ्यता लगभग 2000 ईयर्स चली, ठीक है। तो इतने लंबे समय तक ये सभ्यता चली इस इंडस वैली सिविलाइजेशन, तो इतने समय में इन चीज़ों में काफ़ी बदलाव आए। फिर जो है लगभग 500 साल वैदिक पीरियड चलेगा, ऋग्वेद वाला 500, वो उस समय भी काफ़ी चेंज आएंगे। फिर पोस्ट वैदिक पीरियड चलेगा, फिर 1000 साल का ये पीरियड आएगा, फिर उसमें भी काफ़ी सारे परिवर्तन आएंगे। फिर पोस्ट वैदिक पीरियड के बाद जो है समाज जो है, जो भारत जो था वो 16 महाजनपदों में बढ़ गया था। तो 16 महाजनपद जो हैं, मगध वगैरह, तो ये सब चीज़ें जो है 16 महाजनपद में आएगी। और 16 महाजनपदों में के साथ साथ कुछ जैसे जैसे राजा वगैरह और ये सब चीज़ें बढ़ती गई समाज में, ठीक है, तो समाज में जो है लोगों का शोषण भी होना चालू हो गया, ठीक है। तो उसके साथ साथ जो है कुछ धर्म उभर कर आए, ठीक है, जिसमें बुद्धिज़्म और जैनिज़्म होगा। इन सब के साथ साथ अपन ने ये सब चीज़ें डिस्कस करेंगे। महाजनपद के समय वहाँ का सोशल सिस्टम क्या था, पॉलिटिकल सिस्टम क्या था, इकोनॉमिकल सिस्टम क्या था, कल्चरल सिस्टम क्या था, ठीक है ना। मैंने आपको बताया था 2019 के पेपर में, 2019 में एक 11 नंबर में 200 वर्ड्स में क्वेश्चन आया था कि हड़प्पा सिविलाइजेशन की इकोनॉमिकल कंडीशंस पर बात कीजिए। तो इकोनॉमिकल कंडीशंस पे एक तो क्वेश्चन आ गया है 11 नंबर का, तो जाहिर सी बात है अब सोशल सिस्टम पे भी आ सकता है,
पॉलिटिकल सिस्टम पे भी आ सकता है, इकोनॉमिक्स में भी कॉइन्स पे या सील्स पे आ सकता है, ट्रेड सिस्टम पे आ सकता है, ट्रांसपोर्टेशन एग्रीकल्चर पे आ सकता है, कल्चरल सिस्टम पे आ सकता है। तो ये सारी चीज़ें आ सकती है। उसके बाद अपन बात करेंगे मौर्य एम्पायर की, मौर्य डायनेस्टी की। ये जो 16 महाजनपद है, ये इनके बाद में ये प्लस ये तीनों साथ साथ चलते हैं ना, ये तीनों साथ साथ कब चलते हैं, इनमें से अपन देखेंगे कि कौन किसके साथ साथ चल रहा है। शुरुआती दौर में 16 महाजनपदें होती थी, 16 उन 16 में से एक ऊपर उठ के आई थी, जिसको बोलते हैं मगध। वो मगध जो है, वो मगध सबसे बड़ी 16 महाजनपदों में से उठ के आई थी। उन 16 महाजनपदों में से केवल एक सबसे बड़ी महाजनपद मगध महाजनपद, और मगध महाजनपद का में भी फिर राजाओं का एक सीक्वेंस चालू हुआ, एक के बाद एक डायनेस्टी आनी चालू हुई, और उसमें जो है फिर मौर्य आएंगे, ठीक है ना। सबसे पहले हर्षक डायनेस्टी आएगी, फिर नंद आएंगे, नाग आएंगे, नंद आएंगे, उसके बाद अपने मौर्य आएंगे। तो यहाँ से चालू होगा। फिर मौर्यों के बाद समाज, अब जब मौर्य एम्पायर पढ़ेंगे तब भी अपन ये सब चीज़ें पढ़ेंगे, जब बुद्धिज़्म पढ़ेंगे तब भी ये सब चीज़ें पढ़ेंगे, जैनिज़्म पढ़ेंगे तब भी ये सब चीज़ें पढ़ेंगे, मौर्य पोस्ट मौर्य पीरियड पढ़ेंगे तब भी ये सब चीज़ें पढ़ेंगे, गुप्ता डायनेस्टी के बारे में देखेंगे तब भी गुप्ता डायनेस्टी का सोशल, पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल, कल्चरल सिस्टम देखना पड़ेगा। पोस्ट गुप्ता पीरियड में जो जितनी भी डायनेस्टी आई उस समय भी सोशल, पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल, कल्चरल ये सब चीज़ें देखनी पड़ेगी। उनके समय कौन इंपॉर्टेंट ट्रेवलर्स भारत में आए, और उसके बाद राजपूत जो है जाति, उसके बारे में देखेंगे। और इसी समय जो साउथ इंडियन डायनेस्टीज़ में बहुत सारी साउथ इंडियन डायनेस्टी है, जो चोर, पल्लव, ये सब, तो ये सब के बारे में भी, इन सब में भी बेसिक जो फैक्ट है वो, प्लस इन सब के बारे में अपन ये डिटेल में देखेंगे, ठीक है। तो अपने को पढ़ना है हड़प्पा सिविलाइजेशन से या इंडस वैली सिविलाइजेशन से 10th AD तक। ये पीरियड अपने को मेनली कवर करना है। प्री में भी यही इंपॉर्टेंट है और मेंस में भी यही है, ठीक है। तो ये सब चीज़ें अपने को देखना है। तो कल जो है अपन ने एंशिएंट हिस्ट्री चालू करी थी और अपन ने हड़प्पा सिविलाइजेशन को चालू किया था। तो अपन ने ये देख लिया था, हड़प्पा सिविलाइजेशन की जो शुरुआत थी वो देखा था। उसके बाद जो है अपन ने इसका एक्सटेंशन देखा था कि कहाँ से कहाँ तक ये एक्सटेंड करी हुई है, कहाँ आखिरी साइड किधर मिली हुई है। उसके बाद कुछ बहुत इंपॉर्टेंट पर्सन जिन्होंने हड़प्पा के या इंडस वैली सिविलाइजेशन के एक्सकावेशन में बहुत अच्छा काम किया है, उन सब के इम्पोर्टेंट, ये जो मैंने ये लिखा है ना, ये 3 मार्क्स में आने के पूरे चांस है, ठीक है। ये 3 मार्क्स में आने के भैया इनके पूरे चांस है, ये 3 मार्क्स में आ सकता है इनका। इन्होंने तो बहुत ही ज़्यादा काम किया है, जॉन मार्शल, इनके बारे में भी आ सकता है 3 मार्क्स में, ठीक है। तो ये सब चीज़ें देखना है। उसके बाद जो है अपना एक राय बहादुर दयाराम साहनी है ना, हड़प्पा की खोजी इन्होंने करी थी। फिर राखलदास बंदोपाध्याय, राखलदास बनर्जी, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पर्सन है। उसके बाद ये दीक्षित जी और मैके, ठीक है। और एक व्यक्ति जो है मोर्टिमर व्हीलर, इन्होंने भी बहुत इंपॉर्टेंट किया था और इनके बारे में अपन ने पूरी चीज़ देखी कि भैया इन्होंने कैसे अपने एक्सकावेशन में काम किया। उसके बाद अपन ने देखा जो मेजर साइट्स थी इंडस वैली सिविलाइजेशन की, उनके बारे में देखा, और मैंने एक एक करके आपको जो है ये बताया था कि कौन कौन सी साइट्स जो है इम्पोर्टेंट है। और उनका ये जो है अपनी इंडस रिवर है, ठीक है ना। अब ये जो इंडस रिवर है इसमें कौन कौन से, ये मोहनजोदारो है इंडस नदी के किनारे, ठीक है ना, चंदुहारो, आमरी, अलाहदीनो, ये बहुत इंपॉर्टेंट शहर है ना। अलाहदीनो जो शहर है ना, वो इंडस रिवर और जो ये है अरब सागर, अरेबियन सी, इन दोनों के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पे है ना, कोंगल। तो इस जगह पर जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अभी अपन देखेंगे। ये जो हड़प्पा है, ये रावी नदी, ये रावी नदी दिख रही है आपको, ये रावी नदी के तट पे है, ठीक है। ये कालीबंगन है, ये गग्गर नदी के तट पे है। ये सारी चीज़ें अपन ने देखी, ठीक है। अब इसके बाद अपन देखेंगे हड़प्पा, अपन ने देखा हड़प्पा शहर की कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें अपन ने देखी, ठीक है। फिर उसके बाद अपन ने देखा मोहनजोदाड़ो को, फिर अपन ने सुत्का जेंडर को, फिर उसके बाद चंदुहारो को, आमरी को, कालीबंगा को। और अब जो है अपना अगला पॉइंट जो आएगा वो आएगा अपना लोथल, ठीक है। तो लोथल अब ऐसी साइट थी, लोथल जो थी ना वो कमर्शियली बहुत इंपॉर्टेंट थी, क्योंकि ये जो एक पोर्ट था, ठीक है, पोर्ट,
ठीक है। इसकी खोज करी गई थी आर राव ने 1953 में, और ये गुजरात में भोगवा नदी के किनारे गल्फ ऑफ कॉम्बे या गल्फ ऑफ जो कच्छ की खाड़ी है उसके आसपास ये शहर था। और ये एकमात्र ऐसा मैन मेड क्या कहेंगे, नेचुरल या मैन मेड जो है एक पोर्ट था जहाँ से व्यापार होता था। यहाँ पे पूरा विकसित एक पूरा डेवलप्ड पोर्ट मिला है। पोर्ट पे आने जाने के वहाँ पे बड़ी बड़ी जो शिप्स आती थी उसके भी वहाँ पे जो है एविडेंस मिले हैं, साक्ष्य मिले हैं। और उसके साथ साथ जो है वहाँ पे ग्रेवयार्ड मिला है, हाथी वाती के बैलेंस दांत मिले हैं। ठीक है, ये मैन मेड, ये इंपॉर्टेंट है ना, फर्स्ट मैन मेड पोर्ट। ठीक है, उसके बाद एक डॉकयार्ड मिला है। ठीक है, ये राइस जो है, राइस हस्क मतलब राइस मतलब चावल और हस्क मतलब भूसा, जो राइस का ऊपर का भूसा वगैरह जो होता है उसके प्रमाण मिले हैं। ठीक है ना, फायर अल्टर मिला और चेस प्लेइंग के ये अपने को मिले हैं। ठीक है, अब इसके बाद देखेंगे अपन सुरकोटा। ठीक है, ये सुरकोटड़ा जो है इसका एक्सकवेशन जेपी जोशी ने किया था 1964 में, ये गुजरात की साइड से। सबसे इम्पोर्टेंट फाइंडिंग क्या है यहाँ पे कि तो यहाँ पे बारले मिला है, ठीक है ना, और उसके बाद इसका जनरली जो हड़प्पा सिविलाइजेशन की जितनी भी सिटी है उन सारी सिटियों की जो शेप है वो शेप जो है लगभग ट्रायंगुलर है। ठीक है, ट्रायंगुलर है। वैसे तो शेप को इसी प्री डिफाइंड नहीं है, पर मोस्टली जो है वो ट्रायंगुलर इसी समझी जाती है। पर केवल ये एकमात्र ऐसा शहर है जहाँ पे ओवल शेप मिला है ना, ओवल एक बिल्कुल चक्कर में जो है घेरे के अंदर जो है सभ्यता या एक शहर बसा हुआ था, इसलिए इसका नाम इम्पोर्टेंट है सुरकोटड़ा। ठीक है ना, इसमें यहाँ पे टॉय प्लो मिले हैं। द ओनली सिटी विद द रेडियल स्ट्रीट। ठीक है, रेडियल मतलब जो रेडियस होती है ना, रेडियस अपन जो बोलते हैं रेडियल, तो वो एक परिधि के अंदर जो है स्ट्रीट्स मिली हैं सारी गोले के अंदर। द लार्जेस्ट नंबर ऑफ बार्ले ग्रेन्स, यहाँ पे बार्ले ग्रेन्स मिली है अपने को। ठीक है, उसके बाद देखेंगे धोलावीरा। तो धोलावीरा एक ऐसी साइड थी भाई साहब, धोलावीरा बहुत इंपॉर्टेंट साइड थी। ठीक है ना, कुछ शहर जो है जहाँ पे बहुत अच्छा काम हुआ होगा, बड़े शहर होंगे। ठीक है ना, अब जैसे आप एमपी में रहते हैं तो इंदौर और भोपाल में ज़्यादा काम होते हैं। ठीक है, तो वैसे ही हड़प्पा, मोहनजोदाड़ो और धोलावीरा में अच्छा काम हो गया होगा। ठीक है, तो धोलावीरा एक अच्छी इंपॉर्टेंट साइट है। क्या है, सबसे पहला तो इसका एक्सकावेशन जो था वो आर.डी. बनर्जी ने 1985 में किया था, 1985 में। और ये जो है रण ऑफ कच्छ में गुजरात में स्थित है। ठीक है ना, और इसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, अब रण ऑफ कच्छ में है तो वहाँ पे पानी की तो कमी होगी। ठीक है ना, तो पानी की कमी होगी तो वाटर मैनेजमेंट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होगी, नहीं तो लोग जी नहीं पाएंगे वहाँ पे, सभ्यता कैसे पनपेगी अगर पूरा ही मरुस्थल और पानी की व्यवस्था नहीं हो तो यहाँ के जो लोग थे उन्होंने वाटर मैनेजमेंट करना सीख लिया था। और यहाँ इस पूरी सभ्यता में यही सबसे ज़्यादा अच्छा शहर है जहाँ पर आपको डैम मिलेंगे, बड़े बड़े वाटर रिजर्वर मिलेंगे, यूनिक वाटर हार्नेसिंग सिस्टम भी आपको मिल जाएगा। ठीक है ना, वाटर मैनेजमेंट का एक इंडिविजुअल पूरा इनका सेटअप था कि पानी, बरसात के पानी को इकट्ठा करने के लिए अलग सिस्टम था। ठीक है ना, तो पूरी तरीके से इन्होंने डैम बनाए हुए थे स्टोर करने के लिए, इस प्रकार से। ठीक है ना, और ये एकमात्र शहर था जो 3 भागों में बटा हुआ था। ठीक है ना, और यहाँ पे स्टेडियम और रॉक कट आर्किटेक्चर भी पाए गए हैं। मैं इसलिए इन सब चीज़ों को जल्दी पढ़ा रहा हूँ क्योंकि ये सब चीज़ें स्टैटिक है, इनमें बस आपको इंपॉर्टेंट चीज़ें याद रखनी है। जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो मैंने ऑलरेडी जो है आपको ब्लैक कर दी है। ठीक है, अब उसमें इतना ज़्यादा डिटेल में आपको जाना नहीं है, बस आप देख लीजिए किसने खोजा, किस नदी के किनारे कहाँ स्थित है और वहाँ पर स्पेशल क्या चीज़ मिली है। बस जो चीज़ मैंने अंडरलाइन करी ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बाकी आप साथ 3 नंबर में अगर क्वेश्चन आता है तो इतना लिखेंगे तो सफिशिएंट है, ये पूर्ण कर देगा आपका आंसर, कंप्लीट कर देगा। ठीक है, इसके बाद जो है अब ये से आप ये देखेंगे। ठीक है, अब देखेंगे ये एक हड़प्पा सिटी है। ठीक है ना, तो अब ये हड़प्पा में अब देखिए ये जो एक गली यहाँ से जा रही है, एक मोहल्ला, ये मोहल्ला यहाँ से आ रहा होगा, आपको रास्ता दिख रहा होगा ये। ठीक है ना, तो ये आगे जाके कहीं पर 90 डिग्री पे काटेंगे। ठीक है, एक ये रोड जा रही है, ये आगे जाके 90 डिग्री पे काटेगी एक दूसरे को। तो सारी जो रोडें हैं ना एक दूसरे का 90 डिग्री पे काट रही है। दूसरी आप चीज़ यहाँ पे देखेंगे, ये सब चीज़ें आगे मैंने लिखी भी है, आप उसमें भी देख सकते हैं कैसे लिखना है, पर मैं आपको इसमें जो फिगर है इसमें देखने में थोड़ा अच्छा लगता है। ये 90 डिग्री में कटे हुए हैं सारी लाइनें, एक दूसरे को 90 डिग्री पे काट रही है। ठीक है, ये इधर से आ रही है, ये इधर से आ रही है, तो ये सारी जो है इसको बोलते हैं ग्रिड सिस्टम। ठीक है ना, ग्रिड सिस्टम में पूरा शहर बसा हुआ है। दूसरी चीज़ जो ये वाला हिस्सा है ऊपर वाला, ये थोड़ा सा ज़मीनी तौर पे ऊपर, ज्योग्राफिकली थोड़ा ऊपर उठा हुआ है, पहाड़ी पे है, हल्का सा ऊंचा है। तो ऐसा माना जाता है कि ये वाला इस क्षेत्र में जो यहाँ के कुछ
अमीर लोग हो सकते हैं या जो लोग एडमिनिस्ट्रेशन में हो वो लोग थोड़े से शहर में ऊपर रहते थे, ताकि वो नीचे से ऊपर से नीचे वाले पूरे एरिया को देख सके, वहाँ का कंट्रोल कर सके, वहाँ का मैनेजमेंट कर सके। तो इस प्रकार की जो स्ट्रक्चर है आपको हड़प्पा सिटी में लगभग हड़प्पा सिविलाइजेशन में बहुत सारी जगह पर मिलेगी। तो ये फ़ोटो से मैंने बस आपको थोड़ा सा दिखाने की कोशिश करी, बाकी और डिटेल में यहाँ पर क्या क्या मिला है, क्यों मिला है, कैसे होता है, ये सब आगे वाली PDFs में, आगे वाली में देखेंगे अपन PPT में, स्लाइड्स में। ठीक है, तो सबसे पहले आता है टाउन प्लानिंग। ठीक है, तो टाउन प्लानिंग की बात करेंगे। ये बिल्कुल जो है एक जो है 200 वर्ड्स के क्वेश्चन आंसर में ये आ सकता है। ठीक है ना, अगर मान लो आपको लग रहा हो कि पर ये 3 नंबर में भी आ सकता है, 5 नंबर में भी आ सकता है, तो मैंने एक एक चीज़ को उस हिसाब से लिख दिया है कि आपको 3 नंबर में, 5 नंबर में या पूरे जितना जो ऐसे वाले हैं उन सब में जो है ये काम करेगा। ठीक है, एक एक चीज़ को आपको और कहीं से इकट्ठा करने की ज़रूरत नहीं। ये नोट्स जो है तैयार किए गए थे, मैंने मेरे खुद के नोट्स भी इसमें डाल दिए हैं। अब आपको करना ये है, मैंने आपको कल तैयारी करने का एक तरीका बताया था, तरीका वही है। आप एक रजिस्टर लीजिए, रजिस्टर में जैसे ये एक रजिस्टर मैंने लिया। ठीक है, तो मैं क्या करता था कि जैसे आधा ये एक पेज लिया और इस पेज में केवल ऊपर मैं आधा पेज पे ही लिखता था और ये आधा छोड़ देता था, ताकि बाद में जब मैं दूसरी किताबों से पढूं, दूसरे कहीं से पढूं, दूसरी नई चीज़ अगर मुझे पता चले उस चीज़ से रिलेटेड, ठीक है ना, तो मैं उसको यहाँ पर नीचे एड ऑन करता जाऊँ। तो मेरे पास क्या है, और कुछ लोग ये भी करते हैं कि एक तरफ लिखते हैं और एक तरफ का पेज खाली छोड़ देते हैं, फिर एक तरफ लिखेंगे फिर एक खाली छोड़ देंगे, तो उनको कुछ भी जो ऐड करना वो साइड में करते हैं। तो मेरे को वो नहीं जमता था, क्योंकि यहाँ से बार बार यहाँ जाना यहाँ जाना, मैं चाहता था कि सब चीज़ें एक लाइनबद्ध हो जाए, क्रमबद्ध भी हो जाए, ताकि मुझे भी याद रखने में आसानी हो। तो मैं ऐसा करता था, या मार्जिन में लिख देता था, ये जगह छूट जाती तो इसके नीचे अपन लिख सकते हैं। तो आप भी जब भी नोट्स बनाएं मेंस के, और मेंस हमेशा तैयारी मेंस की करें। ठीक है ना, लोग क्या करते हैं कि प्री की तैयारी करते हैं, तो प्री की तैयारी करते हैं 3-4 महीना, 5 महीना, 6 महीना प्री की तैयारी करी, प्री में हो गया, उसके बाद मेंस। अब मेंस में ज़्यादा से ज़्यादा कभी 2, 2.5, 3 महीने में हो जाता है मेंस, कभी तो 2.5, 3 महीने या 6 महीने भी ले लो तो वैसी तैयारी नहीं हो पाती। ठीक है ना, क्योंकि उसके लिए समय चाहिए। और जब अगर आप टारगेट ही मेंस का लेके चलेंगे कि मेंस निकालनी है, तो आपका प्री बड़ी आसानी से हो जाएगा, क्योंकि मेंस में सारे फैक्ट आ जाते हैं। जब प्री का पीरियड आए तो उसमें महीना 1.5 महीना बस फैक्ट को रिवाइज कर लें, आपका दोनों काम हो जाएंगे। तो हमेशा जो है तैयारी मेंस से ही करें, भूल कर भी प्री से ना करें। लोग प्री को अलग तैयार करते हैं, मेंस को अलग तैयार करते हैं, इंटरव्यू अलग तैयार करेंगे। अब इतनी बार करेंगे तो कुछ होता नहीं है, इतने कम समय में आदमी परफेक्ट तो हो नहीं पाता, और जो लोग बहुत सालों से मेहनत कर रहे हैं फिर वो आगे निकल जाते हैं। तो सही तरीका यही है कि आप पहले मेंस की तैयारी करें, मेंस करें, मेंस को अच्छे से करें, मेंस के नोट्स तैयार करें, मेंस को पूरी तरीके से अच्छे से पढ़ लें। उसके बाद सारी चीज़ें आपको, अब इसमें कुछ और है ही नहीं। अब जैसे मैंने आपको बताया, अब आप यहाँ पे इसमें आप धोलावीरा में जाओगे तो आपको और कोई बहुत ज़्यादा विशेष चीज़ और नहीं मिलेगी। 2-4 चीज़ें और ऐड करनी हो तो कर लेना, उनकी ज़रूरत भी नहीं है। प्री में तो इससे आगे कभी नहीं पूछेगा आपसे, केवल एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि वाटर मैनेजमेंट के लिए हड़प्पा सिविलाइजेशन की कौन सी सिटी बेस्ट वाटर मैनेजमेंट करती थी, तो केवल एक ही आंसर है, धोलावीरा। और यही क्वेश्चन आता है और यही आता है और कुछ नहीं आता है। ठीक है ना, तो प्री का काम तो हो गया। अब धोलावीरा 3 मार्क्स में मेंस में भी आ जाएगा, तो इतना लिख देना सफिशिएंट है। इसने खोजा, यहाँ खोजा, ये नदी के किनारे है, ये है, वो है, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। और जो मैंने ब्लैक में किया है ये हमेशा याद रखना है, यही चीज़ें पूछेगा आपसे। ठीक है, क्योंकि मैंने प्री के पेपर उठा के सारे देख के ये वो किए हैं ब्लैक में। ठीक है, तो जो ब्लैक में है वो इम्पोर्टेंट है। इसके बाद जो है ये हड़प्पा की साइड्स आ गई। तो अब सबसे पहले अपन देखेंगे स्ट्रीट। तो मैंने आपको बताया था जो गलियाँ हैं, ठीक है ना, जो मोहल्ले हैं, ये 90 डिग्री पर काट रहे हैं एक दूसरे को। ठीक है ना, अभी अपने देखे थे यहाँ पे, तो ये 90 डिग्री पर काटेंगे और ग्रिड सिस्टम में है। यहाँ पे ये लिखा हुआ है, द स्ट्रीट वर स्ट्रेट एंड द कट ईच अदर एट राइट एंगल। 90 डिग्री पर काट रहे हैं, ठीक है ना। उनकी चौड़ाई यहाँ लिख रखी है 13 से 34 फीट होती थी। ठीक है, द स्ट्रीट्स एंड रोड्स डिवाइडेड सिटी इंटू रेक्टेंगुलर ब्लॉक्स में बन जाते हैं। ठीक है ना, और इन्होंने लिख रखा है कि जहाँ पे 2 सिटियाँ या 4 रोड मिलते हैं, चौराहा जिसको बोलते हैं, स्क्वायर जिसको बोलते हैं, उस स्क्वायर को जो है उस स्क्वायर पे ये लोग स्ट्रीट लाइट भी होती थी। हो सकता है दीपक विपक टाइप ऐसा कुछ रख देते होंगे, रात में अंधेरे में काम में आता होगा। तो स्ट्रीट लाइट भी होती थी। ठीक है, एक डस्टबिन का डब्बा भी होता था, वहाँ पे कचरा फेंकते होंगे लोग। ठीक है, उसके बाद तो जब इस प्रकार का पूरा अरेंजमेंट है ना, उससे समझ में आता है कि भैया वहाँ पे एक अच्छा म्यूनिसिपल एडमिनिस्ट्रेशन था, वहाँ पे जो है ना लोग काम कर रहे थे, तभी तो ये सब संभव है, नहीं तो कैसे संभव है।
बिल्कुल रोडें बिल्कुल बराबर पैरेलल, एक कॉलोनी बिल्कुल क्रमबद्ध तरीके से बनी हुई है। ऐसा भी नहीं कि भैया ये रोड जा रही है और किसी ने घर बीच रोड में बना लिया, ठीक है ना। अपने बने होते हैं ना, मंदिर बने होते हैं, मस्जिद बने होते हैं, और भी बहुत सारी चीज़ें बनी होती है, बीच रोड पे घर बना देते हैं, ठीक है, या घर को आगे तक बढ़ा देते हैं, रोड पे भी आधे रोड तक ले आते हैं। तो ये सब चीज़ें चलती है। तो ये वहाँ पर ये सब सिस्टम इतने साल पहले, आज से 5000 साल पहले भी नहीं था। तो इसका मतलब है कि वहाँ पे एक अच्छा एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम था। ये भी पूछा जा सकता है क्वेश्चन में कि सिविलाइजेशन, हड़प्पा सिविलाइजेशन के एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम को आप डिस्कस कीजिए, ठीक है ना। तो ये सब चीज़ें उसमें आएगी, टाउन प्लानिंग एडमिनिस्ट्रेशन में आता है ये। दूसरा सिस्टम है ड्रेनेज सिस्टम। अब ड्रेनेज सिस्टम क्या है, वहाँ की नालियाँ भी होती थी, और नालियाँ भी जो है अच्छी खासी है, ठीक है। देखते हैं इसको। तो सिटी वाज प्रोवाइडेड विद एन एक्सीलेंट क्लोज्ड ड्रेन सिस्टम, है ना। जो नालियाँ थी वो ढकी हुई थी, क्लोज्ड ड्रेनेज सिस्टम, ठीक है, ये याद रखना, ठीक है ना। जो नालियाँ थी वो ढकी हुई थी। ईच हाउस हैड इस ओवन ड्रेनेज, ठीक है ना। हर घर में जो है इसका ओवन ड्रेनेज, खुद का ड्रेनेज सिस्टम था, सोक पिट था, ठीक है ना। और एक ब्रिस्क लेड चैनल होती थी घर के बाहर, जो है हर गली में घर के बाहर जो है ईंटों से बनी हुई एक नाली होती थी, जहाँ से पानी होके बाहर निकलता था, और ये जो है बाहर जाकर एक बड़ी नाली में मिलती थी, ठीक है ना। तो ये इस पूरी सिटी का इस प्रकार का काम करते थे लोग। इसके बाद है अगला पॉइंट जो है, ये अपन टाउन प्लानिंग पढ़ रहे हैं। टाउन प्लानिंग में सारी चीज़ें आएगी। सबसे पहले अपन ने देखा वहाँ की गलियाँ कैसी थी, फिर 3 नंबर में क्वेश्चन आ सकता है, फिर ड्रेनेज सिस्टम वहाँ का देख लिया अपन ने, ठीक है ना। फिर उसके बाद अपन ने देखा द ग्रेट बाथ, ये तो आपने नाम सुना ही होगा, ग्रेट बाथ, ठीक है ना। स्नानागार, स्विमिंग पूल, बहुत लंबा स्विमिंग पूल, उसकी लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई भी दे रखी है, ठीक है ना। तो याद रखें तो याद रख लें, ये इसके एग्जैक्टली इतना फिगर याद रखना हो तो याद रख लें, ठीक है ना। तो ये जो था, अब देखेंगे इसमें, इसकी लंबाई थी 39 फीट लॉन्ग, 23 फीट वाइड और 8 फीट डीप, है ना। जो स्विमिंग पूल होता है ना, वो उसमें 3 डायमेंशन होती है, लंबाई और चौड़ाई नहीं होती, ठीक है ना, लेंथ और ब्रेड्थ नहीं होती है। आप जब स्विमिंग पूल में उतरेंगे तो एक तरफ जो कुछ बच्चों के लिए जो होती है, एक तरफ जिस तरफ से उतरते वहाँ पे पानी, वहाँ से वो ऊंचा रहता ताकि बच्चे डूबे नहीं, है ना। तो एक तरफ बच्चों के लिए रहता है, जैसे जैसे आप आगे बढ़ेंगे उसमें तो वो गहरा होता जाता है, ठीक है ना। तो इस प्रकार से वो पूरा अरेंजमेंट रहता है। दूसरा तो जो ग्रेट बाथ था ना, ठीक है ना, तो जो स्नानागार था, जो स्विमिंग पूल था, वहाँ पे लोग इंजॉय करते होंगे, स्विमिंग करते होंगे। तो वहाँ पे एक बहुत बढ़िया स्विमिंग पूल था, और स्विमिंग पूल के बाहर वहाँ पे कमरे भी बने हुए थे कपड़े वगैरह चेंज करने के, ठीक है ना। और उसके बाद जो स्विमिंग पूल में जो पानी अंदर आने का और बाहर जाने का जो सिस्टम था, जो अगर स्विमिंग पूल खाली करना हो, नया पानी भरना हो, उसके लिए भी बाकायदा एक पूरी जो है टनल वगैरह दी गई थी, ठीक है ना। द वाटर वॉज डिस्चार्ज ए ह्यूज ड्रेन विद ए कर्व्ड रूफ मोर देन 6 फीट ऑफ in depth. This solid construction has successfully withstood the natural ravage of 5000 year. इसको इतना अच्छा बनाया था भाई साहब, इतना अच्छा बनाया था कि आज भी है ये स्विमिंग पूल, और उसमें आज भी पानी डाल दो तो आप तैरोगे, वो पानी लीकेज भी नहीं होगा कहीं से। इतना अच्छा स्विमिंग पूल है जो आज भी है, 5000 साल पहले बना हुआ स्विमिंग पूल। और आज आप देख लो अपने यहाँ जो स्विमिंग पूल बनते हैं, जिंदाबाद काम है आज का, ठीक है ना। तो ग्रैंडरीज, ठीक है ना, तो ग्रैंडरीज, अच्छा तो ये हो गया ग्रेट बाथ, ठीक है, स्ट्रीट हो गई, ड्रेनेज हो गया, और अपना ग्रेट बाथ हो गया। उसके बाद है ग्रैंडरीज। ग्रैंडरीज का मतलब होता है अन्नागार, ठीक है ना, अपन ने देखा होगा अन्नागार, ठीक है ना। तो ये क्या होता था, ये गोदाम होते थे, वेयर हाउस टाइप, जहाँ पे गेहूँ या खाने पीने के जितने भी अनाज होते थे उनको रखा जाता था, बारिश से बचाने के लिए, चूहों से बचाने के लिए, ठीक है ना, भविष्य के लिए। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। द लार्जेस्ट बिल्डिंग, द मोस्ट स्ट्राइकिंग फीचर इन मोहनजोदाड़ो इज द ग्रेट बाथ। इट कंसिस्ट लार्ज, अच्छा मैंने इसका ऊपर नीचे हो गया क्या, अच्छा मैंने थोड़ी टाइप करने में थोड़ा सा वो कर दिया, ठीक है ना। तो ये इसके बारे में है, मोहनजोदाड़ो के ग्रेट बाथ के बारे में बता रखा है, और थोड़ी और डिटेल है ये, ठीक है ना। तो ये यहाँ तक है, ह्यूज स्विमिंग पूल इन द मोहनजोदाड़ो। अब जो गेंड्रीज है, गेंड्रीज जो थी वो 45 मीटर लंबा एक कमरा था, वो 15 मीटर चौड़ा एक कमरा था, ठीक है ना। इन हड़प्पा देयर आर ए सीरीज ऑफ ब्रिस्क प्लेटफॉर्म्स इन द साउदर्न पार्ट ऑफ द कालीबंगा ब्रिस्क प्लेटफॉर्म एंड आल्सो बीन फाउंड, ठीक है। तो ये गेंड्रीज के बारे में हो गया। अगला जो पॉइंट है वो है बिल्डिंग्स, ठीक है ना। तो बिल्डिंग्स कैसी बनाते थे, तो बिल्डिंग्स के बारे में देख लेंगे। पीपल ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन बिल्ट हाउस एंड अदर बिल्डिंग्स बाय द साइड ऑफ द रोड। वो लोग घर के, एक रोड जा रही है, जैसे एक रोड है तो रोड के जो है दोनों तरफ घर होते थे, ठीक है ना। घरों के बीच में एक निश्चित दूरी भी होती थी, और घर
मतलब वहाँ पे अतिक्रमण नहीं होता था कि भैया घर जो है आधी गली में लिया है, इस प्रकार से जैसे मैंने बताया ऐसा नहीं था। और घर में, हर घर में कुआं होता था। जनरली बड़े घरों में कुआं होता था, अमीर लोग होते होंगे जिनके पास बड़ी ज़मीन होती होगी, और वो लोग घर में कुआं रखते थे। नहीं तो हर गली के एंड में भी एक कुआं होता था जहाँ से गरीब लोग या बाकी लोग जिनके घर में कुआं नहीं हो वहाँ से पानी भरते थे। द पीपल ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन बिल्ट हाउस एंड अदर बिल्डिंग्स बाय द साइड ऑफ द रोड। दे बिल्ट ट्रेसेस हाउस ऑफ द बर्न्ड ब्रिक्स, है ना, यहाँ पे जली हुई जो ईंटों का प्रयोग किया जाता है। अब एक चीज़ याद रखना, मैंने आपको बताई एक चीज़, थोड़ा सा फोटो में देखोगे तो आपको समझ में आएगी। ये देख रहे हो आप, ये देख रहे हो अभी आप, ये ईंटें देख रहे हो, ये अभी तक, ये फोटो अभी के हैं, ये अभी तक इतनी बिल्कुल मुकम्मल स्टेज में है ये, ठीक है ना, बिल्कुल इनको कुछ नहीं हुआ है, ये बिल्कुल जमी हुई है। इतने 5000 साल बाद भी ये ईंटें बिल्कुल परमानेंट, बिल्कुल ऐसी लगी हुई है। तो बहुत इस प्रकार की ईंटें कैसे बनी होगी, ठीक है। अगर वो गीली मिट्टी की या चिकनी मिट्टी की अगर वो बनाते, ठीक है ना, तो या जैसे वो लीपन का बनाते हैं अपने गांव में, जो घर को लीपा जाता है, अगर उस लीपन का बनाते तो वो तो समय के साथ सूख जाता है और उसकी स्ट्रेंथ कम हो जाती है। ये आज भी खड़े हुए हैं, देख नहीं रहे, दीवार खड़ी है, ठीक है ना। तो ये इस प्रकार का स्ट्रक्चर है और आज भी ये बाकायदा है, बिल्कुल ऐसा कैसे ही अभी का ही फोटो है ये। तो इतनी सारी चीज़ें, इतनी अच्छी चीज़ें हैं इसमें, ठीक है ना। तो इस प्रकार से बनाया गया होगा। तो इसका मतलब ये जो ईंटें हैं ना, ये पक्की ईंटें हैं, और पक्की ईंटें बनती हैं, जैसे आपने ईंटों के भट्टे देखे होंगे, उनको सुखाया जाता है ईंटों को, तो वो वाली जो जितनी भी है ना, ये सब बहुत अच्छी चीज़ें हैं। तो इस प्रकार से काम होता था वहाँ, पक्की ईंटों का काम होता था, ठीक है ना। अगला देखेंगे, ठीक है ना। तो ये मैं आपको बता रहा था कि बिल्डिंग, ठीक है, द हाउस वॉज डिजाइनेटेड अराउंड द इनर कोर्टयार्ड एंड कंटेन द पिलर हॉल ऑफ द वर्ल्ड, पेव्ड फ्लोर, किचन्स, वेल, ये सब चीज़ें होती थी उसमें, ठीक है। हॉल होता था, बाथरूम होता था घर में, पेव्ड फ्लोर होता था, किचन होता था, वेल, कुआं भी होता था। वन ऑफ दिस बिल्डिंग हैज़ गॉट द बिगेस्ट हॉल मेजरिंग 80 फीट लॉन्ग और 80 फीट वाइड। एक जो घर था, एक जो बिल्डिंग थी, वो 80 फीट लंबी और 80 फीट चौड़ी भी मिली है। और उसको ऐसा माना गया है कि हो सकता है कि ये एक टेम्पल हो या ऐसी जगह हो जहाँ पे लोग इकट्ठा होकर बातचीत करते हों, ठीक है ना, बैठते हों या विचार करते हों, टाउन प्लानिंग करते हों। तो इस प्रकार से एक बिल्डिंग मिली है इस प्रकार से। देयर वाज एन एक्सीलेंट सिस्टम ऑफ वाटर सप्लाई, वाटर सप्लाई का भी एक्सीलेंट सिस्टम था। देयर वाज अ पब्लिक वेल बाय द साइड्स ऑफ द स्ट्रीट, ये हर स्ट्रीट के साइड में एक पब्लिक वेल होता था। एवरी बिग हाउस हैड इट्स ओन वेल, हर घर में अपना एक, बड़े घर में अपना एक खुद का कुआं होता था। दे आल्सो बिल्ट अ डॉकयार्ड एट द लोथल, ठीक है ना। कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है ये, आप चाहें तो इनको पढ़ लेते हैं एक बार, ठीक है। ये वन लाइनर में इंपॉर्टेंट रहते हैं। हड़प्पा एंड मोहनजोदाड़ो ईच हैड इट्स ओन सिटाडल, ये मैंने आपको कल भी बताया था। जो भी अपन ने एक स्ट्रक्चर देखा था सिटी का, उसमें एक जो जोग्राफिकली कुछ हिस्सा ऊंचा उठा हुआ था, तो ऊंचा उठा हुआ था तो इसका मतलब वहाँ पे कुछ लोग रहते होंगे। वो लोग थे जो बचे हुए लोगों पे राज करते थे या बचे हुए लोगों का एडमिनिस्ट्रेशन करते थे, शहर का एडमिनिस्ट्रेशन करते थे। कुछ रुतबा वाले लोग होंगे, कुछ पद वाले लोग होंगे, एडमिनिस्ट्रेशन में होंगे, तो ठीक है ना। तो वहाँ पर एक सिटाडल होता था जो ऊंचा होता था, दुर्ग होता था, जिसको दुर्ग भी बोल सकते हैं, जो ऊंचा होता था थोड़ा बाकी लोगों को देखने के लिए, वहाँ का एडमिनिस्ट्रेशन करने के लिए, ठीक है ना। विच वॉज पॉसिबली ऑक्यूपाइड बाय द मेंबर ऑफ द रूलिंग क्लास, ठीक है ना। जो ऊंचा होता था वो रूलिंग क्लास के लोगों के द्वारा वहाँ पर रहा जाता था। बिलो द सिटाडल, जो नीचे वाला एरिया होता था, ठीक है ना, वो ईस्ट सिटी लेड लोअर टाउन कंटेनिंग ब्रिस्क हाउस, जो अभी अपन ने देखे थे ईंट के घर, ठीक है ना। विच वॉज इनहिबिटेड बाय द कॉमन पीपल, वहाँ पे नीचे कॉमन लोग रहते थे, ठीक है। ऊपर अमीर लोग या एडमिनिस्ट्रेशन वाले लोग, नीचे कॉमन लोग रहते थे। रिमार्केबल थिंग अबाउट द अरेंजमेंट ऑफ द हाउस इज दैट द सिटीज इज दैट फॉलोड बाय द ग्रिड सिस्टम, ये मैंने आपको बताया था, ग्रिड सिस्टम था वहाँ पे। कैंडिस कंस्टिट्यूटेड इंपॉर्टेंट प्लान द हर्पर सिटी, द कालीबाग वन मेनी हाउसेज हैड देयर वेल्स, ठीक है। ऑल द साइट्स सच एज धोलावीरा, लोथल, गुजरात, द एंटायर सेटलमेंट वाज फोर्टिफाइड एंड द सेक्शन विद इन द टाउन वर आल्सो बी सेपरेटेड बाय वॉल्स, ठीक है ना। उसके बाद अपन ने सिटी के बारे में देखा, ठीक है। द सिटी इज ऑफ द सिंबल ऑफ द इंडस वैली सिविलाइजेशन कैरेक्टराइज्ड बाय द डेंसिटी ऑफ द पॉपुलेशन, ठीक है ना। मतलब वहाँ पे जो सिटी थी इंडस वैली सिविलाइजेशन की, कौन सी सिटी कैसी थी, ठीक है ना, वहाँ की पॉपुलेशन पे डिपेंड करता था। इंटीग्रेशन बिटवीन वहाँ की इकोनॉमिक और सोशल प्रोसेसेस पे, टेक्निकल इकोनॉमिक डेवलपमेंट पे, केयरफुल प्लानिंग पे, इन सब चीज़ों पे सब डिपेंड करता था, ठीक है ना। तो इस प्रकार से जब इतनी सभ्यता हो, ठीक है ना, जहाँ पे इतने सारे अरेंजमेंट हो, जहाँ पे टाउन प्लानिंग हो,
जहाँ पे घर बिल्कुल बाकायदा लाइन से बने हुए हो, जहाँ पे कोई भी घर अतिक्रमण पे नहीं हो, जहाँ पे जो है पानी का वेस्टेज ड्रेनेज सिस्टम अच्छा हो, जहाँ पे स्विमिंग पूल हो, ठीक है, जहाँ पे गोदाम हो स्टोर करने के लिए। तो इस प्रकार का जो टाउन, इस प्रकार की जो प्लानिंग थी वो एक उस ज़माने में आज से 5000 साल पहले संभव नहीं थी। इसीलिए हड़प्पा सिविलाइजेशन को या इंडस वैली सिविलाइजेशन को अर्बन सिविलाइजेशन के नाम से भी जाना जाता है। ये सारी चीज़ें प्रूव करती है कि यहाँ पे इंडस वैली सिविलाइजेशन जो थी वो एक अर्बन सिविलाइजेशन थी, एक शहरी सभ्यता थी, ठीक है। यहाँ पे कुछ भी ऐसा नहीं था जो गांव जैसा चल रहा है, ठीक है। बाकायदा रोड के कोने में जो है डस्टबिन पड़े थे, स्ट्रीट लैंप थे, स्विमिंग पूल था, सब काम चल रहा था यहाँ पे, कोई दिक्कत नहीं थी, ठीक है ना। तो ये सारी चीज़ें चल रही थी। तो कभी कभी क्वेश्चन भी आ जाता है कि भैया एक्सप्लेन करो कि वाई हड़प्पा सिविलाइजेशन या इंडस वैली सिविलाइजेशन को जो है अर्बन सिविलाइजेशन क्यों कहा जाता है ना। इसके आर्य करके भी है जो बाद में आएंगे पिक्चर में। तो आर्यंस की जो सभ्यता थी वो ग्रामीण सभ्यता थी, ठीक है ना, वो रूरल इकोनॉमिक्स में आती है। तो वो उसमें एक क्वेश्चन ये भी बनता है कि आर्यंस और इंडस वैली सिविलाइजेशन और आर्यन सिविलाइजेशंस में क्या फ़र्क है। तो यही फ़र्क है कि इंडस वैली सिविलाइजेशन की टाउन प्लानिंग बहुत अच्छी थी और उसी टाउन प्लानिंग के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट अपन ने डिस्कस किए। क्वेश्चन अगर आता है कि वाई इंडस वैली सिविलाइजेशन इज कॉल्ड अर्बन सिविलाइजेशन, तो आपको यही करना है, जितने पॉइंट मैंने डिस्कस किए हैं इन पॉइंट को पॉइंट वाइज लिखना है। जितनी चीज़ें आप याद रह जाए, पॉइंट मत भूलना, जो हेडिंग है वो मत भूलना, उसके अंदर का कुछ आप भूल जाओ कोई भी दिक्कत नहीं, पर हेडिंग आप इसमें पॉइंट वाइज बना के लिखना। पहला पॉइंट है भैया जो है स्ट्रीट, ठीक है ना, दूसरा पॉइंट है जो स्टेट मैनेजमेंट, दूसरा पॉइंट है ड्रेनेज सिस्टम, तीसरा जो पॉइंट है वहाँ पर जो है ये ग्रैंडीज मिली है, ठीक है, स्विमिंग पूल मिला है। तो इस प्रकार से अगर आप चीज़ें पॉइंट बाय पॉइंट लिखेंगे ना, तो और अच्छी एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर जो मैंने 2 लाइनें लिखी है वो लिख देंगे, तो उससे ये समझ में आता है कि यहाँ पे एक अर्बन सिविलाइजेशन थी जहाँ पे एक सभ्यता में सभी लोग जो है इसका डेवलपमेंट में के लिए काम करते थे, ठीक है ना। अब ये सारी चीज़ें होने के बाद भी, ठीक है ना, इतनी सारी चीज़ें होती थी वहाँ पे, ठीक है, उसके बाद भी जो है ये सब चीज़ें आपको देखनी है। अच्छा, इसके बाद अपन बात करेंगे कि एग्रीकल्चर, ठीक है ना। अभी ये अच्छा पॉइंट है, ठीक है ना। कुछ लोग पूछते हैं कि सर ये बताओ कि वहाँ पे एग्रीकल्चर होता था कि नहीं होता था। ये होता ही था, ठीक है ना, होता ही होगा, तभी नहीं तो कैसे काम चलेगा, आप खाएंगे नहीं तो जिएंगे कैसे। तो एग्रीकल्चर तो था, मतलब एग्रीकल्चरल इकोनॉमी थी, पर क्या पूरी तरीके से एग्रीकल्चर पर बेस्ड थी तो नहीं थी, है ना। ये भी क्वेश्चन बनता है कि क्या इंडस वैली सिविलाइजेशन को आप एग्रीकल्चरल इकोनॉमी बोलते हैं, पूर्णतः एग्रीकल्चर बोलते हैं, कम्प्लीटली एग्रीकल्चर या पार्शियल एग्रीकल्चर। तो जाहिर सी बात है यहाँ पे इतना ज़्यादा व्यापार होता था, मेसोपोटामिया से लोथल के डॉकयार्ड इतने मिले हैं, बंदरगाह बने हुए, ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम इनका डेवलप था, इतनी सारा एडमिनिस्ट्रेशन इतना अच्छा था, पैसा आता था। तो इतनी सारी जब चीज़ें आती थी तो मतलब व्यापार तो चलता ही होगा। एग्रीकल्चर इकोनॉमी इतनी अच्छी तो हो नहीं सकती, रूरल इकोनॉमी वाली हो सकती है एग्रीकल्चर पर बेस्ड। तो यहाँ पे है कि एग्रीकल्चर भी इसमें बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट करता था, ठीक है ना। तो एग्रीकल्चर में यहाँ पे क्या है, ये क्वेश्चन बिल्कुल आ सकता है साहब, एग्रीकल्चर पे के बारे में बताओ इंडस वैली सिविलाइजेशन में कि क्या चल रहा था वहाँ पे। तो अपन यहाँ देखेंगे कि इंडस रिवर फ्लड प्लेन्स एंड द यूज ऑफ द प्लो इन द अर्ली हड़प्पन टाइम्स बाय द फाइंड इन द कलिबंगन वर इम्पॉर्टेंट, ठीक है ना। तो एक व्यक्ति थे भाई साहब, ये इनका नाम था लेम्ब्रिक, ठीक है ना। तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने एक बात बताई थी, क्या बात बताई थी कि जो इन्होंने बोला था कि उस समय, हालांकि सब प्रेडिक्शन है, उस समय क्या होता था कि कोई नए बीज वगैरह या इस प्रकार कोई नई चीज़ें हो तो नहीं रही थी, ठीक है ना, कोई आविष्कार तो हो नहीं रहे थे या कोई नई फाइंडिंग तो होती नहीं थी। तो जब इंडस नदी या जो अपनी सिंधु नदी है इसमें जब बाढ़ आती थी तो ये बाढ़ में बहुत सारे जगह से होती हुई आती थी और ये इंडस नदी जो है अपना रास्ता बदल देती थी। तो किसी क्षेत्र में कहीं पे गेहूं अगर उगे हुए हों तो वहाँ से ये बहकर जो है गेहूं की सारी फसल को अपने साथ बहा के ले जाती थी। अब जो गेहूं के दाने होते हैं, जो सीड्स होते हैं, गेहूं या दूसरी जितनी भी फसलें हैं, उनको ये ले जाके दूसरी जगह छोड़ देती थी मिट्टी में। वो दाने जो हैं आगे जाके कहीं पे दूसरे शहर में जाके रुक जाते थे और जब वहाँ शहरों के किनारे ही, नदियों के किनारे ही तो ये सब बसे हुए थे और उन्हीं पर जो है सिविलाइजेशन के लोग वहाँ पे थे और वहीं पर नदियाँ ये बीज छोड़ जाती थी तो ये सब चीज़ें उगने लग गई। आई बात समझ में ना, ऐसे उगते थे वहाँ पे एग्रीकल्चर। तो इन्होंने बताया है, इन्होंने यही बात कही है कि हाउ द ट्रेडिशनल एक्सप्लोटेशन ऑफ द फ्लड कुड प्रोवाइड ए सिंपल मीन ऑफ ग्रोइंग द प्रिंसिपल क्रॉप्स विदाउट इवन प्लोइंग एंड यूजिंग द मेजर इरिगेशन।
ठीक है ना। लोग बोलते थे कि यार वहाँ पे गेहूँ वेहूँ कैसे पहुँच गए, तो गेहूँ इसीलिए पहुँच गए क्योंकि नदी थी, और नदी जो थी वो सब बहा के लेती जाती थी, और इन लोगों को पता भी नहीं था कि ये क्या है, ये क्या खा रहे हैं, बस इनको ये समझ में आ गया था कि इसको खाना है, इससे काम चलता रहेगा। तो ये लोग जो है इन्होंने इस बात को कहा है, लेम्ब्रिक ने, ठीक है ना। द मेन सीरियल वुड बी, अच्छा इस समय क्या था कि जो सबसे इम्पोर्टेंट जो सीरियल वाला जो टाइम था वो था मार्च और अप्रैल ठीक है ना। इस समय जो है क्रॉप्स की हार्वेस्टिंग होती थी। अदर क्रॉप्स माइट बी सोन ऑन द बैंगल, ठीक है ना। कुछ जो क्रॉप्स होती थी वो जो इन्हीं नदियों के किनारों पर वहाँ पर रख दी जाती थी, वहाँ पर उगाई जाती थी। अच्छा अब ये देख लीजिएगा, कुछ वहाँ पे जो गेहूँ मिले हैं, उस ज़माने में गेहूँ के कुछ दाने मिले हैं, तो उनकी कुछ प्रजाति है। जैसे अपन खाते हैं ना जैसे अपन चावल खाते हैं, तो चावल जो होता है वो बासमती अपन खाते हैं, बासमती बेसिक, तो बासमती उसका एक प्रकार है, ठीक है ना। ऐसे गेहूँ के भी बहुत प्रकार आते हैं सॉरी, गेहूँ के भी बहुत प्रकार आते हैं, ठीक है ना। तो उस समय जो वीट मिले हैं, वीट सैंपल फ्रॉम द इंडस सिटीज हैव बीन आइडेंटिफाइड एज बिलोंग टू, ये याद रखना है ना, टिटिकस फायरोकोको, टी सातवियम, वल्गारे और कंपैक्टम, ये जो गेहूँ मिले हैं वहाँ पे वो कि इस प्रजाति के या इस श्रेणी के या इस प्रकार के मिले हैं, ठीक है, ये साइंटिफिक नाम है उनका। और वहाँ पे बारले भी मिले हैं, जो मिले हैं वो इस प्रजाति के मिले हैं, हार्डकॉम वल्गर। इतना नाम याद रहे तो याद रख लेना, ठीक है ना, ये कभी पूछते नहीं है, पर आपको याद रहे तो अपने नॉलेज के लिए इसको एड ऑन कर लेना, ठीक है। द राइस इज रिकॉर्डेड, ठीक है ना। अच्छा अभी कहीं पे राइस भी मिले हैं, है ना। ये चीज़ें हैं। कभी आपसे एक क्वेश्चन भी आ सकता है कि इन चार में से, प्री में एक क्वेश्चन आ सकता है कि भैया बताओ इन चार में से कौन सी फसल हड़प्पा वाले लोग नहीं जानते थे, तो आपको पता है कि भैया वीट तो जानते ही थे, बारले भी जानते थे। अब राइस का ये लफड़ा है कि राइस का पता नहीं चला कि राइस की उगाई होती भी थी, या लोथल एक ऐसा एरिया था जहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन या वहाँ पे शिप्स आती थी, है ना, व्यापार का केंद्र बन गया था, तो वहाँ पर राइस मिला है। अब वो लोथल में मिला है और कहीं नहीं मिला है, तो लोथल में राइस मिला है। अब वो लोथल, ये लोग समझ नहीं पा रहे आर्कियोलॉजिस्ट के, यार ये राइस यहाँ उगा था या ये शिप के द्वारा कहीं से आया है, ठीक है ना। तो इसके पूर्णतः प्रमाण नहीं है, पर राइस भी मिला है, ठीक है ना। और चंदूहारों में क्या है, मस्टर्ड के जो बीज होते हैं वो मिले हैं, ठीक है ना। तो ये सारी चीज़ें हैं, ठीक है। और कपास उत्पादन में जो है हड़प्पा वाले लोग सबसे पहले, दुनिया भर में सबसे पहले कपड़ा जो है भारत के लोगों ने पहनना सीखा, इंडस के लोगों ने पहनना सीखा। तो ये सारी चीज़ें अपने को याद रखनी है, ठीक है। इसके बाद आएंगे तो अपन ने अभी देखा क्या, एग्रीकल्चर इन इंडस वैली सिविलाइजेशन। तो जाहिर सी बात है ये क्वेश्चन जो है 3 या 5 मार्क्स, मेरे को तो 5 मार्क्स का लगता है क्वेश्चन, 5 मार्क्स में ये क्वेश्चन आ सकता है। तो आप इतना लिखेंगे, ठीक है, तो सफिशेंट है, इससे ज़्यादा कुछ करना नहीं है इसमें। जो भी मेजर क्रॉप्स थी उनके प्रकार वगैरह मैंने सारे डिस्कस कर दिए हैं, ये आप याद रखें, ठीक है ना। अगला जैसे है एग्रीकल्चर के बाद, अब एग्रीकल्चर के बाद अगर एग्रीकल्चर होगी, ठीक है ना, तो फिर जो है एनिमल भी होंगे। तो एनिमल हस्बेंड्री जो है इन इंडस वैली, ये अभी देखेंगे अपन। द इंडियन हम्ड कैटल वर द मोस्ट फ्रिक्वेंटली, ठीक है ना, हम्ड बोलते हैं, हम्ड कैटल मतलब कुबड़, ठीक है ना। कुछ जानवर होते हैं ना जिनके, जैसे आपने ऊँट देखा होगा, ऊँट के पीठ के ऊपर वो जो ऐसा बना हुआ रहता है जिसमें पानी इकट्ठा करता है, ठीक है, या गाय भी देखी होगी, गाय के ऊपर भी रहता है। तो ऐसे जानवरों को के बारे में पता चला है जिनके कुबड़ होता था, ठीक है ना। तो इतने एक ऐसे कैटल्स मिले हैं, ठीक है ना। और उनमें से कुछ हम्पलेस भी मिले हैं जिनके कुबड़ नहीं होते थे, बकरी वगैरह, ये लोग भी मिले हुए हैं, ठीक है ना। बफेलो मिली है, ठीक है ना, मे बी हैव बीन वाइल्ड, ठीक है ना। शिप्स, भेड़ और बकरियां मिली है, ठीक है ना। इंडियन पिग भी मिला है। केमल तो मिला ही है आपको, ठीक है ना। कालीबंगा में मैंने आपको बताया था रेगिस्तान वाला एरिया है, और रेगिस्तान में जितनी भी साइड्स है वहाँ पे केमल तो होंगे, ऊँट तो होंगे, और ऊँट होंगे तो उनकी हड्डियाँ तो मिलेगी, तो केमल तो मिलेगा भाई साहब आपको सब जगह, ठीक है ना। गधे भी मिले हैं, गधे तो अपने रण ऑफ कच्छ में जो है वो गधों का वो भी है, ठीक है ना, उद्यान वगैरह। तो गधे तो खैर शुरुआत ही है, आज भी हैं, बहुत गधे घूम रहे हैं, ठीक है ना। बोन्स ऑफ डोमेस्टिकेटेड फाउल आर अनकॉमन, कुत्ते मिले हैं, बिल्ली मिली है, ठीक है ना। और ये डोमेस्टिकेटेड थे, मतलब लोग पालते थे। कहीं कहीं पे एक हड़प्पा में या कहीं कहीं पे कुछ शहरों में कुछ ऐसी साइट्स मिली है जहाँ पे जानवरों को अपने मालिकों के साथ दफनाया जाता था। कहीं पर मालिक के साथ या एक व्यक्ति के कंकाल के साथ, एक व्यक्ति के स्केलेटन के साथ जो है कुत्ते का या एक जानवर का भी स्केलेटन मिला है।
तो उन पर्टिकुलर शहरों में ऐसा माना जाता था कि हो सकता है कि यहाँ पे जानवरों को अपने मालिकों के साथ दफनाया जाता हो। हड़प्पा में मैंने आपको बताया था कहीं कहीं पे अलग अलग शहरों में अलग अलग प्रकार की ग्रेव या कब्र मिली है। कहीं पे गाड़ने की प्रथा थी तो कहीं पे सिंगल कब्रें मिली है जहाँ पे जो मरता था उसको काट देते थे। कहीं कहीं पे एक साथ एक ही कब्र में 2 लोग मिले हैं, तो ये भी हो सकता था कि वहाँ पे जो है 2 लोग मिले हैं। तो हो सकता है कि जब पति मर जाता था तो पत्नी जो है उसके साथ सती प्रथा वाला कष्ट सिस्टम हो वहाँ पे, और वो पत्नी भी उसके साथ जो है अपना देह त्याग देती थी और वो भी साथ में उसको दफना दिया जाता था। ये हो सकता है, ये सब मैं आगे बताऊंगा मैं किस किस ने क्या क्या बोला है। ये सब आर्कियोलॉजिस्ट ने बोला है, ये सब प्रेडिक्शन है, क्योंकि उस ज़माने में कोई था तो था नहीं, ये सब बोले जा रहे हैं। तो अपने को उसी बेसिस पे जो है अपने को भी अनुमान लगाना कि क्या सब था, ठीक है ना। तो ये सब चीज़ें होगी। कैट्स और डॉग्स थे, इनको डोमेस्टिकेटेड था, ठीक है ना, बट नॉट ए डोमेस्टिकेटेड स्पीसीज, ठीक है ना। द हॉर्स भी होंगे पॉसिबली प्रेजेंट बट एक्सट्रीमली रेयर। घोड़े भी थे पर घोड़े बहुत कम दिखे, घोड़े मिले नहीं उनको, ठीक है। घोड़े गधे थे तो घोड़ों की जरूरत ही क्या थी। तो ये हो गया अपना, ठीक है। तो देखो मैंने एक एक स्लाइड तैयार करी है 3 मार्क्स 5 मार्क्स के हिसाब से। आपको और कुछ नहीं करना है, कंटेंट पूरा डेवलप है। आपको बस आपको अगर और लगता है कि इसमें ऐड ऑन करना है तो आप जब और पढ़ेंगे, किताबों से पढ़ेंगे, तो इसमें कुछ चीज़ें, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। सब किताबें मैंने पढ़ रखी और ये सारे नोट्स उसी से लिख रखे हैं मैंने। पर आपको ऐसा लगता हो कि मान लो ये आपके लेवल पर कि यार ये चीज़ इंपॉर्टेंट है और ये सर ने नहीं बताई थी, इसमें ये ऐड कर सकते हैं, कोई राइस की कोई चीज़ ऐसी ऐड हो हुई हो या कोई साइट ऐसी हो जहाँ पे कुछ विशेष चीज़ मिली हो, तो उसको आप मेंशन कर दें इसमें। अपने नोट्स बनाएं, आधे पेज पे ही लिखें और आधे पे अपने नोट्स बना दें। एक पूरा कंटेंट एग्रीकल्चर का तैयार हो जाएगा, 5 नंबर ख़त्म, ठीक है ना। आगे देखेंगे। अगला है एनिमल हस्बेंड्री इन इंडस वैली, ये भी हो गया अपना एनिमल हस्बेंड्री। फिर है ट्रांसपोर्टेशन इन इंडस्ट्रियल सिविलाइजेशन, ये अच्छा टॉपिक है ट्रांसपोर्टेशन। अरे भैया जब व्यापार हो रहा था तो व्यापार होगा तो ट्रांसपोर्टेशन तो हो गई, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या मिलेगी, कार्ट्स मिले हैं, चैरियोट्स मिले हैं, ठीक है ना। किस चीज़ के लिए, ट्रांसपोर्टेशन के लिए। तो ट्रांसपोर्टेशन के लिए आपको ठीक है, जो शी है, जो लोथल है, लोथल मतलब समुद्र के किनारे जो पोर्ट थे वहाँ पर बड़ी बड़ी बोट्स मिली है आपको, ठीक है ना। तो ये बोट्स भी मिली है। तो जो बोट्स होंगी, घोड़ा गाड़ी होंगी या गाड़ियाँ होंगी, आगे जानवर लगे होंगे, तभी उन्हीं से तो ट्रांसपोर्टेशन होगा ना। लोथल डॉकयार्ड था, वहाँ तक सामान तो लाना पड़ेगा ना, तभी तो जहाज़ों में चढ़ेगा। जहाज़ थोड़ी जो है जो रोड पे चले होंगे। तो वो इस प्रकार से जो है इंडस्ट्रियल सिविलाइजेशन इकोनॉमी अपीयर्स टू हैव डिपेंड सिग्निफिकेंटली ऑन द ट्रेड, ये याद रखना भी है ना, विच वॉज फैसिलिटेटेड बाय द मेजर एडवांसमेंट इन ट्रांसपोर्टेशन टेक्नोलॉजी। दिस एडवांसमेंट इंक्लूड्स द बल्क ड्रिवन कार्स एज वेल एज द बोट्स, ये याद रखना, ठीक है ना। ये पॉइंट लिखना, जब भी ट्रांसपोर्टेशन जो है 5 नंबर या 3 नंबर में आए तो ये पॉइंट डाल देना, 11 नंबर में भी आ सकता है, ठीक है ना। तो ये सब चीज़ें याद रखना, ठीक है। तो बोट्स होगी, तो बोट्स में से बहुत सारी जो है वो छोटी थी, ठीक है ना, फ्लैट बॉटम वाली थी। फ्लैट बॉटम मतलब नीचे से सपाट वाली, ठीक है ना। परहैप्स ड्रिवन बाय द सेल, आर्कियोलॉजिस्ट हैज डिस्कवर्ड ए मैसिव ड्रैग्ड कैनल एंड डॉकडिंग, उस समय कैनल भी थी, ठीक है ना। तो सिटी ऑफ लोथल में द ट्रेड नेटवर्क, ये याद रखना है, द ट्रेड नेटवर्क इकोनॉमिकली इंटीग्रेटेड ह्यूज एरिया इंक्लूडिंग पोर्शन ऑफ अफगानिस्तान, द कोस्टल रीजन ऑफ पर्शिया। कहाँ तक फैला था भैया इनका ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम, कहाँ तक ये सामान ले जाते थे या कहाँ से सामान आता था, तो अफगानिस्तान से आता था, जो है पर्शिया से आता था, नॉर्दर्न और सेंट्रल इंडिया से आता था, और मेसोपोटामिया की सभ्यता या मेसोपोटामिया से भी आता था, ठीक है। उसके बाद है फॉरेन अफेयर्स ऑफ इंडस्ट्रियल सिविलाइजेशन। फॉरेन अफेयर्स, फॉरेन अफेयर्स क्या है भाई, फॉरेन अफेयर्स है, फॉरेन अफेयर्स, ठीक है ना। मतलब विदेश मंत्रालय होगा, वहाँ पे विदेश मंत्री होगा, वो विदेश मंत्री विदेशों से व्यापार के लिए करता होगा डील विल, यही सब है इसमें, ठीक है ना। ये इसमें एक चीज़ याद रखना, यहाँ पे एक चीज़ मैंने जानबूझ के मेंशन करी है, ये मेलुहा है ना। तो फॉरेन अफेयर्स में कि इट हैज़ बीन एस्टेब्लिश्ड दैट दिस सिविलाइजेशन हैड ए रिलेशनशिप विद मेसोपोटामिया सभ्यता इन वेरियस सिटीज़ ऑफ द मेसोपोटामिया, ठीक है ना। वेरियस मेसोपोटामिया के जितने भी बहुत सारे शहर हैं उस सभ्यता के, वहाँ पर इंडस वैली की सीलें मिली है, ठीक है। और इंडस वैली में, हड़प्पा में, इन शहरों में मेसोपोटामिया के सिक्के या वहाँ की सीलें मिली है।
इससे सिंपल ये अपन प्रोडिक्शन लगा सकते हैं कि यहाँ का जब माल वहाँ बेचा जाता होगा या वहाँ का माल जब यहाँ आता होगा तो व्यापार का आदान प्रदान में सिक्कों या सीलों का आदान प्रदान होता होगा, और उसी से जो है अपने को पता चला, ठीक है ना, कि कौन सी सील कहाँ की थी। तो यहाँ पर जो है जो मेसोपोटामिया वाले लोग थे वो इंडस वैली के नाम से नहीं जानते थे, वो जानते थे इसको मेलुहा के नाम से। तो मेलुहा जो है ना वो इंडस रिवर का जो मेलुहा जो है ना वो इंडस रिवर जो थी या सिंधु नदी, इसी का नाम था, ठीक है ना। तो जो मेसोपोटामिया वाले लोग थे वो बोलते थे ये मेलुहा नदी से आया है, मेलुहा नदी का है ये। तो मेलुहा नदी मतलब इंडस वैली, ठीक है ना, सिंधु घाटी, ठीक है ना। तो यहाँ पे लिखा भी है द डिस्क्रिप्शन ऑफ मेलुहा इन द मेसोपोटामिया लिटरेचर रिफर्स टू इंडिया, द एंशिएंट नेम ऑफ रिवर इंडस वाज मेलुहा, ठीक है ना। तो मेलुहा सिविलाइजेशन आ जाए तो बहरा मत जाना या घबरा मत जाना, ठीक है ना, मतलब इसका मतलब वही है इंडस वैली। फिर एक कस्टमर अफेयर ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन, भैया एक पॉइंट को मैंने लिख दिया है, अब जो भी क्वेश्चन बनेगा ना वो इसी में से आएगा, मतलब बड़ा आसान है, अब आप कर लो जो भी करना है, ठीक है ना। इंडस अफेयर्स, कस्टमर अफेयर्स इन इंडस वैली सिविलाइजेशन, द वेट एंड द मेजर were calibrated to be a considerable extent. The measure were standardized and perhaps there is a binary system in the use. A scale made up of elephant tusk has been found in Mohenjo-daro and Lothal. ठीक है, समझ में आ गया होगा आपको। वेट सिस्टम था वहाँ पे मेजरमेंट के लिए, बाट वगैरह जिसको नहीं बोलते अपन तराजू, वो वाला सिस्टम था, ठीक है ना। एक एलिफेंट टस्क की, ठीक है ना, जो है अपन को मोहनजोदाड़ो और लोथल में एक स्केल मिली है नापने के लिए इस प्रकार के, ठीक है, वेट सिस्टम को मेजर करने के लिए। फिर अगला पॉइंट है फाइनेंस, बिजनेस एंड इंडस्ट्रीज इन इंडस वैली सिविलाइजेशन। ये पॉइंट है भाई साहब, ये क्वेश्चन मेरे को लगता है कि 11 मार्क्स में आने के वाकई में लायक है, ठीक है ना। तो आप जो है ना इसको अच्छे से तैयार कर लो, इसको बिल्कुल, ये जो है 200 वर्ड्स में आ सकता है ये, और इसको आप लिख भी सकते हो, और मैंने इतना लिख दिया है इसमें कि अब आपको और कुछ नहीं लिखना है, ठीक है ना। मैं जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो मैं आपको बता देता हूँ, देख लेंगे। तो भैया फाइनेंस और बिजनेस क्या होता होगा उस ज़माने में, तो यही होता होगा सामान लेना और सामान देना, ठीक है ना। अब भारत में क्या क्या चीज़ें होती थी, कॉटन होता था, ठीक है ना, गेहूँ वगैरह धन धान्य होते थे, ठीक है ना, और इनके बदले में कुछ अच्छी चीज़ें वहाँ से आती होगी, ठीक है। तो जब वो चीज़ें यहाँ पे दे जाते थे और यहाँ से कपड़ा और ये लोग ले जाते होंगे मेसोपोटामिया, तो आदान प्रदान होता था, और यही व्यापार था और यही ट्रेड था और यही यहाँ का बिजनेस और इंडस्ट्रियल सिस्टम था। कुछ और भी इंडस्ट्रीज थी, देखेंगे। देखो भैया, सबसे पहले जो है यहाँ पे बहुत सारे मेटल्स का यूज़ होता था। ये क्वेश्चन भी अच्छा है कि मेटल्स कौन कौन सी मेटल्स का यूज़ होता था। तो हड़प्पा सिविलाइजेशन में लोहे जो होता है आयरन, उसका प्रमाण को छोड़कर, उसके भी मिले हैं कहीं कहीं, पर उसके प्रमाण को छोड़कर बाकी सारी मेटल्स आपको हड़प्पा सिविलाइजेशन में मिली है, ठीक है ना। तो यही लिखा हुआ है, देयर वाज यूज ऑफ मेनी काइंड ऑफ मेटल्स इंक्लूडिंग गोल्ड, सोना, चांदी, तांबा। लेपिस लाजुली का मतलब होता है नीलम, ये नीलम होता है ना, नीला होता है, ये नीला पत्थर जिसको बोलते हैं ना, ये सारे वो हैं महंगे वाली चीज़ें हैं, ठीक है ना। जो ये टार्किश लिखा है ना, इसको बोलते हैं, जैसे आपने ये होता है लाइट ग्रीन, इसको बोलते हैं फिरोजी कलर, जिसको बोलते हैं ना फिरोजी कलर के जो पत्थर आते हैं लाइट ग्रीन वाले, वो होता है टार्किश। एक होता है एमथेस्ट, ये आपने देखा होगा जामुनी, जो जामुनी पत्थर आते हैं, जो जामुन जैसे कलर के आते हैं, जो जामुन कलर के आते हैं वो पत्थर। ये एल्बस्टर और जेड जो होते हैं ये वाइट पत्थर होते थे, ठीक है ना, वाइट कलर के, ठीक है ना। तो ये एक अच्छे वो हैं, है ना, स्टोन से, महंगे वाले स्टोन, ठीक है ना। तो यहाँ पे अलग अलग प्रकार के मेटल्स के बारे में जानकारी थी। मेटल कौन कौन सी थी, सोना था, चांदी था, तांबा था, ठीक है ना। उसके बाद ये पत्थर भी थे, लेपिस लाजुली, टार्किश, एमथेस्ट, एल्बास्टर, जेड। It has been guessed that among the precious stone in the Harappa civilization, jade came from the Central Asia. अब इनमें से कौन कौन से पत्थर कहाँ से आए थे, तो जो जेड है, जो वाइट पत्थर है, वो सेंट्रल एशिया से आया था,
ठीक है ना। जेड कम फ्रॉम सेंट्रल एशिया से आया था। जो टर्किश था, जो फिरोजी कलर वाला जो पत्थर था, लाइट ग्रीन वाला, वो ईरान से आता था। जो जामुनी पत्थर था वो आता था भैया महाराष्ट्र से। और जो नीलम था, नीला पत्थर, लापिस लाजुली, वो आता था भाई साहब अफगानिस्तान से। मतलब सब तरफ से माल आ रहा है, जा रहा है, समझ रहे हो बात को। क्योंकि ये पत्थर कहीं पर्टिकुलर, ये रॉक से निकलते हैं, है ना, चट्टानों से निकलते हैं ये कीमती पत्थर। तो ये चट्टानें सब जगह नहीं होती, पर ये हड़प्पा में मिले, मतलब ये कहीं ना कहीं से आए हैं, हड़प्पा में नहीं उगे हैं, या हड़प्पा में जो है कि खदानों या चट्टानों में नहीं थे ये, पर ये वहाँ पर मिले हैं। इसका मतलब कहीं ना कहीं से ट्रेड होकर आए हैं, ठीक है ना। इसलिए इंपॉर्टेंट है, इससे पता चलता है कि वहाँ पे ट्रेड चल रहा था इन सब चीज़ों का, ठीक है। और यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये याद रखना, ए ज्वेलरी होर्ड हैज़ बीन फाउंड एट अलाहादीनो। मैंने आपको बताया था अलाहादीनो एक ऐसी वो थी, ठीक है ना, अलाहादीनो, जहाँ पर इंडस नदी और अरेबियन सी मिलते थे। तो ये जो शहर था अलाहादीनो, यहाँ पर सभी लोग इधर से आते होंगे अरेबियन सी से, ये लोग ऊपर से आते होंगे, ठीक है ना, पर्शिया वर्शिया से और पाकिस्तान अफगानिस्तान से। वहाँ पर जो है ज्वेल्स की होर्डिंग होती थी अलाहादीनो में। इन इंडस वैली साइट्स नियर, हाँ ये लिख रखा है कि अलाहादीनो कहाँ है, तो एक इंडस वैली साइट्स है, कॉन्ग्रीगेशन ऑफ इंडस रिवर और अरेबियन सी के कोने पर है, ठीक है ना। वहाँ पे एक 36 मोतियों का जो एक नेकलेस भी मिला है, ठीक है ना। इसके बाद जो द ट्रेस वाज है वो मल्टीफेस्टेड था, ठीक है ना। ये इंपॉर्टेंट याद रखना, देयर वाज नो एविडेंस ऑफ मॉनेटरी एक्सचेंजेस इन हड़प्पा सिविलाइजेशन। वेल डेवलप्ड स्टोनवेयर इंडस्ट्री, ये इतने सारे स्टोन मिले तो वेल डेवलप्ड स्टोनवेयर इंडस्ट्री थी। उनको पता था कि ये कीमती पत्थर है, इसके बदले कुछ सामान ले सकते, दे सकते। तो वेल डेवलप्ड जो थी वो स्टोनवेयर, है ना, इतने पत्थर थे, मतलब वो पहनते होंगे या देखते होंगे, जो भी है। द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ द स्टोन बेंगल्स वर मोस्ट प्रिवलेंट इन हड़प्पा एंड मोहनजोदाड़ो, है ना। जो महिलाएं थी वो बेंगल पहनती थी, ठीक है ना। तो बेंगल मतलब चूड़ियाँ पहनती थी, ठीक है ना। इन्हीं से बनती होगी, चूड़ियों में यही पत्थर लगते हैं सारे कलरफुल, ठीक है ना। और इसी से पता चलता है कि हड़प्पा जो है एक इकोनॉमिक जोन था। दिस इकोनॉमिक जोन वाज अलोंग द बैंक ऑफ द, ठीक है ना। और हड़प्पा सिविलाइजेशन में एक इकोनॉमिक जोन था, और ये जो जोन था ये सरहिंद नदी के किनारे पर स्थित था। बात समझ में आ गई आपको? ये याद रखना यार, इतनी सारी चीज़ें आप कर दोगे ना, काम हो जाएगा आपका। उसके बाद हम करते हैं मेटलर्जी इन इंडस वैली सिविलाइजेशन। मेटलर्जी मतलब वही जो अभी अपन ने पढ़ा, अभी अपन ने जो चीज़ें देखी, ठीक है ना, उन्हीं को चीज़ों को लिख रखा है ये। द इंडस वैली सिविलाइजेशन वाज अवेयर ऑफ गोल्ड, सिल्वर, कॉपर, ब्रास, ब्रॉन्ज, टीन, बट डिड नॉट मोर अबाउट आयरन। तो कभी आपसे पूछ ले कि भैया इन चार में से बता दो कि आपको कौन सा धातु या कौन सी मेटल इंडस वैली को नहीं पता थी, तो अगर उसमें आयरन हो तो उस पर पहले टिक मार देना, या देख लेना इनमें से जो ऑप्शन नहीं है उस पर टिक मार देना। कॉपर जो है सबसे ज़्यादा यूज़ होता था भैया। कॉपर जो है ना दुनिया में इंडस वैली में सबसे पुरानी ऐसी धातु है जिसको मनुष्य यूज़ करता आ रहा है, क्योंकि कॉपर का एक्सट्रैक्शन आसान होता था, इसलिए जो है, सॉरी, ठीक है, ये आगे बात आपकी। तो कॉपर जो है वो मोस्ट वाइडली यूज्ड होता था, कहाँ गया, ठीक है ना। कॉपर वाज मोस्ट वाइडली यूज्ड मेटल, ठीक है ना। और ज्ञानेश्वर सीकर डिस्ट्रिक्ट में एक शहर था ज्ञानेश्वर, वो राजस्थान में था, और वो कॉपर का सबसे बड़ा सप्लायर था। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है ना, याद रखना। ज्ञानेश्वर इन सीकर डिस्ट्रिक्ट और राजस्थान इज सप्लाई ऑफ द कॉपर टू द सिटीज ऑफ इंडस वैली। द लार्जेस्ट होर्ड ऑफ द कॉपर केम फ्रॉम गुंगेरिया, ठीक है, एक शहर होगा कहीं। और कॉपर और ब्रॉन्ज वर द प्रिंसिपल मेटल। कॉपर और ब्रॉन्ज जो होती थी, ठीक है ना, ब्रॉन्ज यानी कांसा, और ये तांबा और कांसा जो है ये बहुत ही प्रिंसिपल इंपॉर्टेंट मेटल हुआ करती थी, और इनका प्रयोग टूल्स बनाने में, ठीक है ना, प्रयोग किया जाता था। इसके अलावा ये एक्स में, चीसल में, चाकू में, स्पीयर्स में, एरोहेड जो वो तीर रहते हैं, तीर के हेड बनाने में, ठीक है ना, सौ बनाने में, छोटी छोटी रेजर बनाने में, इन सब का प्रयोग किया जाता था। ब्रॉन्ज इज लेस कॉमन देन कॉपर एंड इट इज़ नोटेबली रेयर इन लोअर लेवल, ठीक है ना। तो कॉपर का प्रयोग तो भैया सबसे ज़्यादा होता था, और कॉपर ही मेन मेटल थी, ठीक है ना, कॉपर ही मेन मेटल थी। जो दूसरी धातुओं का प्रयोग भी किया जाता था ना, वो कॉपर के साथ ही किया जाता था, ठीक है ना, तो वो अलॉय बन जाता था कॉपर का। तो मेनली जो है मेटलर्जी का अगर क्वेश्चन आता है 3 या 5 नंबर का, तो आपको ये सारी चीज़ें डिस्कस करनी है,
ठीक है ना। और इसमें एक चीज़ लिखनी कि जो कॉपर भी यूज़ होता था ना, वो 4 प्रकार का कॉपर यूज़ होता था। और 4 प्रकार का कॉपर कौन सा था? एक तो क्रूड कॉपर, जो कच्चा कॉपर आता है, ठीक है ना, तो ये जो है उसको स्मेल्टिंग फर्नेस में डाल देते थे। दूसरा कॉपर होता था रिफाइंड कॉपर, जो उसमें से रिफाइंड होकर निकलता था, ठीक है ना। तो इस रिफाइंड कॉपर में ये आर्सेनिक और एंटीमनी मिलाते थे, ठीक है ना, मतलब ये अलॉय हो गया कॉपर, क्योंकि उस समय प्योरिटी तो कुछ पता नहीं थी ना कि प्योरिटी कैसे देखते हैं, इसमें कितना परसेंटेज वगैरह, तो कुछ कुछ के साथ मिलाया जाता था। तो क्रूड कॉपर मतलब ओरिजिनल कॉपर, रिफाइंड कॉपर का मतलब होता है कॉपर प्लस आर्सेनिक प्लस एंटीमनी, ठीक है, ये एक अलॉय था, ठीक है ना, ये हो एक अलॉय हो गया। फिर तीसरी एक चीज बनती थी कॉपर प्लस आर्सेनिक से, केवल कॉपर और आर्सेनिक होगा इसमें, कॉपर प्लस आर्सेनिक था। और तीसरी चीज़ बनती थी ब्रॉन्ज विद टीन, ठीक है ना। तो ये सब चीज़ें जो है अलग अलग, द कॉपर ब्रॉन्ज वेसल और हड़प्पा आर अमंग द फाइनेस्ट प्रोडक्ट, ठीक है ना। तो ये सारी चीज़ें थी, 4 प्रकार के मेटल्स का प्रयोग किया जाता था अलग अलग प्रकार से, कुछ अलॉय थे, कुछ सिंगल मेटल्स थी, और इस प्रकार से ये सब चीज़ें होती थी, ठीक है। ये बात क्लियर हो गई अपनी, ठीक है। अब देखेंगे अपन, इतना समझ में आ रहा है ना आपको? इतना इनफ है, इनफ इज़ इनफ है, मोर देन इनफ है, ठीक है ना। इतना डिटेल में ये सब चीज़ें जो है मैंने एक एक पॉइंट को इसमें लिख दिया है, जो जो भी इम्पोर्टेंट है। अब आप इसको पढ़ने जाओगे ना, 4 प्रकार के मेटल, तो इस पर अगर आपको 10 पेज मिलेंगे, वो 10 पेज में से काम की 4 ही लाइनें होगी। वो 10 पेज मैंने पढ़ रखे और उनको शॉर्ट करके इसमें 4 में लिख दिया है। आपको लगे कि यार कुछ और पॉइंट ऐड करना है, तो तरीका वही है, इसको एक पेज पे लिखना है, आधे पेज पे कंप्लीट कर देना है, और जो नीचे वाला पॉइंट, जो नीचे वाली जो जगह बच जाएगी ना उस अपनी, उस पर जो है अपन को, जो अपन भविष्य में या फ्यूचर में कोई किताब पढ़ेंगे, कोई नोट्स बनाएंगे, जो नई नई चीज़ें सीखेंगे, ठीक है ना, उसको अपने को इसके नीचे आधे पेज में लिखना है। उससे कि कंप्लीट तैयार हो जाएगा अपना, और हमेशा के लिए जो है प्रॉब्लम का छुटकारा हो जाएगा। नहीं तो लोग क्या करते हैं कि मैंने पढ़ाया, उसके एक नोट्स बना लेंगे, फिर कहीं और से पढ़ लिया, कहीं और से किसी और के नोट्स ले लिए, तीसरी किताब, फिर जो है कोचिंग वालों के नोट्स उठा लिए, चौथी किताब, और खुद भी पढ़ रहे हैं 5वीं किताब में। तो जब वो फाइनल, जब उनको रिवीजन करना होता है ना, तो 5 कॉपियाँ हो जाती है। अब हड़प्पा ही 5 कॉपियों में लिखा हुआ है, और 5 कॉपियों में लिखा है, वो 5 में पढ़ के तो चला जाता है, जब वो पेपर में आता है तो उस 5 में से एक लाइन भी नहीं लिख पाता वो, एक भी कॉपी की, ठीक है ना, क्योंकि उसने सब इतना वो डाइवर्सिफाइड कर दिया, और उसको ये समझ में आने में इतना समय लग जाता है कि 1 साल 2 साल 3 साल निकल जाते हैं। तो हमेशा यही तरीका अपनाओ कि तैयारी करना हो तो मेंस की करो, और मेंस की करने का जो तरीका है नोट्स बनाने का, वो जैसा बताया है कि आप सबसे पहले आधे ऊपर जो रजिस्टर का आधा पेज होता है, उस पेज को छोड़ दो आप, उस पेज में, आधे पेज में आप अपना जो मैंने जो लिखाया है या जहाँ से आप नोट्स बना रहे हैं वो लिखो, और आधा पेज भविष्य के लिए छोड़ दो। समय के साथ साथ आप और किताबें पढ़ेंगे, ठीक है, नए नए आपको चीज़ें सीखने को मिलेगी, ठीक है। मैं ही जब अगली बार बताऊंगा तो कुछ और नई चीज़ हो सकता है मैं इसमें ऐड करवा दूं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें जो है आप जब अपने लेवल पे जोड़ते जाएंगे ना, तो उस पेज में मेटलर्जी का आपका पूरा कंटेंट तैयार हो जाएगा। फिर आपको कहीं से नहीं देखना है, और आपका जो कंटेंट है वो इतना लेवल का कंटेंट हो जाएगा कि फिर आपको किसी और चीज़ की टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं, सफिशिएंट है, बहुत है ये, इतना बहुत है इतना, ठीक है ना। द अदर मेटल यूज वर द, इसके अलावा कौन कौन सी मेटल यूज होती थी? तो भैया गोल्ड होती थी, सिल्वर होती थी, लीड होती थी, ठीक है ना। और सिल्वर इज रिलेटिवली कॉमर देन गोल्ड, गोल्ड से ज़्यादा सिल्वर का प्रयोग किया जाता था। जो सील्स होती थी वो स्टेटाइट की होती है, सोप स्टोन है ना, साबुन का पत्थर, सॉरी, ठीक है, क्लियर है। द carnelians are particularly noteworthy. The include of several varieties of the each carnelian long barrels beds made of the extraordinary skill and accuracy. Shells and ivory were also worked and used for the beds, inlays and combs and bracelets, ठीक है ना। इन प्रकार का
इनको बनाने में प्रयोग किया जाता था। ठीक है ना, तो ये सारी चीज़ें है अपने पास। ठीक है, तो आज इसको अपन यहीं तक रखते हैं, इंडस वैली सिविलाइजेशन को। ठीक है, और ठीक है, तो आज अपन दूसरे क्लास में अपन ने देखा, तो पहली क्लास में अपन ने देखा था इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में, थोड़ा बेसिक फैक्ट पढ़ा, उसको एक्सकावेटेड कौन कौन से लोगों ने किया था, इंपॉर्टेंट पर्सन्स के बारे में अपन ने देखा। ठीक है ना, फिर उसके बाद जो है अपन ने उसकी इंपॉर्टेंट साइट्स को जितनी भी डिस्कवर हुई थी अपन ने उनके बारे में डिटेल में देखा। ठीक है, और जितनी भी साइट्स डिटेल में हुई थी उनके बारे में कहाँ कहाँ पे क्या क्या चीज़ इंपॉर्टेंट मिली है मैंने आपको वो सब बताया। फिर उसके बाद अपन जो है उनके स्ट्रक्चर पर, टाउन प्लानिंग पे चले गए। ठीक है ना, एडमिनिस्ट्रेशन पे चले गए, वहाँ की सोशल लाइफ पे चले गए और पॉलिटिकल लाइफ पे चले गए, जैसा कि मैंने आपको बताया था। तो मैंने वहाँ की आपको जो है पॉलिटिकल लाइफ बता दी है, वहाँ का एडमिनिस्ट्रेशन मैंने आपको बताया है। ठीक है ना, और इकोनॉमिक्स में वही सब चीज़ें आती हैं जो अभी अपन पढ़ रहे हैं, ट्रेड सिस्टम, ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम अपन ने इकोनॉमिक्स से पढ़ लिया है, एग्रीकल्चर अपन ने इकोनॉमिक्स में पढ़ लिया है, जो एनिमल हस्बेंड्री है वो भी इकोनॉमिक्स में आती है। ठीक है, तो अपन ने मोस्टली ये और ये पॉइंट जो है, दो चीज़ें जो अपन ने कवर कर ली है इंडस वैली सिविलाइजेशन की। अब एक सोशल सिस्टम वहाँ का बचा हुआ है। ठीक है ना, और एक कल्चरल और कुछ इंपॉर्टेंट ट्रेवलर्स, ये दो तीन चीज़ें जो है बची हुई है। तो इनको भी जो है मैं अब अपन ये ऐसे ही करेंगे, इंडस वैली पढ़ेंगे, ये सब पढ़ेंगे, वैदिक पीरियड पढ़ेंगे, ये सब पढ़ेंगे, पोस्ट वैदिक ये सब, महाजनपद में ये सब, बुद्धिज़्म, जैनिज़्म, मौर्य, ये सब का बेसिक डिटेल, बेसिक क्रोनोलॉजी, बेसिक क्या क्या चीज़ें थी, जो सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन वाइज 3-5 निबंधात्मक सभी प्रकार के क्वेश्चनों में 200 वर्ड्स में भी अपन इनको देख लेंगे और एक एक चीज़ को अपन देखेंगे। अभी मैंने इंडस वैली सिविलाइजेशन करवा दिया है आपको, और इंडस वैली सिविलाइजेशन का में बेसिक चीज़ें सारी हो गई है। ठीक है ना, उसके बाद अपन ने जो इम्पोर्टेंट पर्सन थे उनके बारे में देखा। ठीक है, जो साइट्स डिस्कवर हुई थी उनके बारे में देखा। फिर उसके बाद पॉलिटिकल एडमिनिस्ट्रेशन देख लिया अपन ने, उसके बाद अपन ने यहाँ पे पॉलिटिकल एडमिनिस्ट्रेशन देखा है अभी, और फिर उसके बाद अपन ने इकोनॉमिक्स में घुस गए हैं। इकोनॉमिक्स में अपन ने इनका ट्रेड सिस्टम देखने की कोशिश करी है, ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम देखने की कोशिश करी है, पोर्ट्स देखने की कोशिश करी है, एग्रीकल्चर देखा है, और इम्पोर्टेंट सिटी देखी है लोथल। ठीक है ना, हड़प्पा, मोहनजोदाड़ो, यही सब है। ठीक है ना, तो अपन ने ये कर लिया है, तो अपन ने इतनी चीज़ें कवर कर ली है। अब बचा है ये और ये, इनको मैं आने वाली क्लास में कंप्लीट करवा दूंगा, तो उसके साथ ही अपना हड़प्पा सिलेक्शन कंप्लीट होगा। इन सब चीज़ों में आप जितनी जितनी चीज़ें सीखते जा रहे हैं ना, इन सब चीज़ों को आप अपने नोट्स बनाते रहें, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है साथ में नोट्स बनाना, क्योंकि आप बाद में बनाएंगे, बाद में करेंगे तो उसमें तो बहुत टाइम लगेगा। इसकी जो PDF है वो भी एक आध दिन में जो है आपको दे दी जाएगी, और वो PDF भी जो है आपको वो नोट्स बनाने में मदद करेगी। नोट्स क्या, वो नोट्स ही है, वो मेरे नोट्स ही हैं। इतने सालों से जो हम पढ़ा रहे हैं, जो मेरे नोट्स को मैंने कंसाइज किया है, पहले मैं 4 पेज में एग्रीकल्चर लिखता था हड़प्पा सिविलाइजेशन की, उसको मैंने कंसाइज करके जो है ना 15 या 20 लाइन में कंप्लीट कर दिया उसको। ठीक है ना, तो वो जो 20 लाइनें कंप्लीट करी वो मैंने यहाँ पे आपको लिखा दी है। उसके बाद भी आपको ऐसा लगता है तो मैंने आपको तरीका बताया है। क्या तरीका है? पेज लीजिए, रजिस्टर का आधा पेज पर आप मेरे नोट्स लिखिए, अपने नोट्स लिखिए, और आधा पेज उसको छोड़ दीजिए। जो छूटा हुआ है ना, उसको अपन भविष्य में भरेंगे और फिर उसको जमाएंगे, और फिर जो आंसर तैयार होगा ना, उसकी बात ही नहीं अलग है। ठीक है ना, ऐसे अगर आप सारे टॉपिकों को कर लोगे ना, और टॉपिक तो यही हैं, टॉपिक और कहाँ से आएंगे, टॉपिक तो सारे यही हैं। ठीक है ना, टॉपिक तो सारे यही हैं, इसके अलावा और कुछ नहीं है। इतना आप कर लेंगे, सारा काम हो जाएगा। तो अपन ने इतनी सारी चीज़ें कर ली है, इसके बाद का अपन अगली क्लास में देखेंगे। ठीक है, थैंक यू।